Yes Limited wants to acquire No Limited and the cash flows of Yes Limited and the merged entity are given below। तो जो Yes Limited है वो No Limited को एक्वायर करना चाहता है, और Yes Limited मर्ज या एक्वायर करने से पहले उसकी अर्निंग क्या है वो 5 साल की आपको दे रखी है, और मर्ज करने के बाद क्या अर्निंग्स हो रही है मर्ज एंटिटी की वो भी आपको 5 साल की दे रखी है। ठीक है, दोनों कैश फ्लोज आपको दे रखी है, यानी अर्निंग्स एक तरीके से आपको दे रखी है, लेकिन सिर्फ 5 ईयर्स की दे रखी है। अच्छा, जो विदाउट मर्जर जो ग्रोथ हो रही थी ना यस लिमिटेड में, वो 5% की हो रही थी, और मर्जर के बाद जो ग्रोथ हो रही है वो कितने की हो रही है, 6% की हो रही है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कह रहे हो वो 15% की हमारे पास है। और जो इसमें आगे ये बोलता है कि मर्जर से पहले यस लिमिटेड और नो लिमिटेड इन दोनों में जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो इक्वल थे, लेकिन हमें बता नहीं रखा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, बस ये बता रखा कि जितने भी थे इक्वल थे, दोनों के बराबर ही थे। और जो एक्सचेंज रेशियो हुआ है कि कितने मतलब कितने शेयर दे करके एक्वायर करेगा यस लिमिटेड नो लिमिटेड को, वो एक्सचेंज रेशियो हमारे पास 0.5 है, यानी नो लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले में जो यस लिमिटेड है अपना सिर्फ आधा शेयर ही देगा नो लिमिटेड को। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हमें दे रखा है यहाँ पे शुरू के 5 साल का 15% के हिसाब से। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द यस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर द मर्जर। हमें यस लिमिटेड का मर्जर से पहले का और मर्जर के बाद का वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालना मतलब हमें एक तरीके से अर्निंग्स, जो भी इसकी अर्निंग्स हो रही है ना, अर्निंग्स के बेस पे इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी एक तरीके से मार्केट प्राइस हमें निकालनी है किसकी, यस लिमिटेड की हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। बिफोर द मर्जर मार्केट प्राइस इसकी क्या थी और आफ्टर द मर्जर मार्केट प्राइस इसकी क्या है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन देखो बात एक मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम किसी भी एक मान लो कोई सिक्योरिटी है जिससे हमें डिविडेंड या इनकम इंटरेस्ट इनकम आती है, तो उस सिक्योरिटी की अगर हमें वैल्यू जाननी है ना तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, हम ये करते हैं कि उस सिक्योरिटी से फ्यूचर में अगर आज मैं खरीद रहा हूँ तो आज से लेकर के जब तक वो मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी, वैसे तो मुझे नहीं पता है कि मेरे पास सिक्योरिटी कब तक रहेगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो सिक्योरिटी हमेशा सालों साल जिंदगी भर जब तक ये पृथ्वी है तब तक उससे मेरे को इनकम आती रहेगी। तो ये सारी जो भी इनकम आएगी मेरे को उसका मैं क्या करूँगा, अगर मैं आज ही प्रेजेंट वैल्यू कर लूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि जो भी फ्यूचर में मुझे इनकम होने वाली है वो इनकम क्या है, उस इनकम की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि यानी कितना इनफ्लो आज के समय में मेरे पास आएगा, उस हिसाब से मैं प्राइस पे करूँगा। ठीक है, तो अगर अगर मैं यही चीज़ मैं कंपनी के बेस पर करूं कि कंपनी की वैल्यू क्या है, तो कंपनीज अगर इतना 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 अगर अर्न कर रही है और इन सभी अर्निंग्स की आज की डेट में मैं प्रेजेंट वैल्यू कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उन सब अर्निंग्स की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी आज मेरे को कितना गेन हो रहा है इस सिक्योरिटी से या इस कंपनी से मेरे को कितना गेन हो रहा है, तो वो हो जाएगी कंपनी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम ये है ना कि हमें यहाँ पे सिर्फ 5 साल का दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, सिर्फ 5 साल का अर्निंग्स दे रखा है, हमें तो इन्फिनिटी तक का अर्निंग्स चाहिए, और इन्फिनिटी तक का अर्निंग तो कोई प्रोवाइड कर नहीं सकता। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जब हमारे पास हमें इन्फिनिटी वाला अर्निंग चाहिए होता है, तो अगर आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर कर रखा है तो आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो उस समय हम क्या करते थे, हम 2 स्टेप वैल्यूएशन मॉडल लेते थे। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि जहाँ तक की अर्निंग हमें दे रखी है वहाँ तक तो हम आराम से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ उसके जब बाद की अर्निंग्स जो नहीं दे रखी होती है बाद की ईयर्स की, तो हम क्या करते हैं उसकी टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। उसी तरीके से अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम अब टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हमें मार्केट वैल्यू पता चल पाएगी इस कंपनी की, कि इस कंपनी से टोटल अर्निंग्स हमें हो कितनी रही, हमें ये तो पता चले तभी तो वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो हम टोटल अर्निंग्स देखते हैं। देखो पहले हम निकालते हैं बिफोर मर्जर वैल्यू क्या रहेगी, तो बिफोर मर्जर तो हमें ये सारी कैश फ्लोज होंगी 5 साल तक, और 5 साल के बाद जो भी कैश फ्लोज हो रही होंगी उसका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू करूँ तो वो आंसर आएगा ये 3675, यानी 5 साल के बाद हमेशा के लिए जितनी भी अर्निंग्स होगी ना उन सारी अर्निंग्स का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू करूँ तो आज उसकी यानी 5th ईयर के एंड पे उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3675। और टर्मिनल वैल्यू निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, इसी फॉर्मूले से निकलता है ना टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू एक बार निकाल कर बता देता हूँ, डिविडेंड ऑफ 5th ईयर 1+G कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, तो जो भी निकलेगा वो हमारा टर्मिनल निकलेगा, टर्मिनल वैल्यू हमारी निकलेगी एट द एंड ऑफ ईयर 5th, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे डिविडेंड भी 5th ईयर का हमने लिया, तो जो भी वैल्यू निकलेगी एट द एंड ऑफ ईयर 5th पे निकलेगी।
तो ग्रोथ रेट क्या है, बिफोर मर्जर क्या थी ग्रोथ रेट, 5% थी, तो ग्रोथ ऊपर नीचे 5%। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड फिफ्थ ईयर की डिविडेंड कितनी है, देखो डिविडेंड 5 लिखाना मैंने, फिफ्थ ईयर की डिविडेंड कितनी है 350। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर द मर्जर चाहे आफ्टर द मर्जर कितनी है, सेम ही रहती है, कितनी 15%, तो 15% है। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना गया 3675 लाख। ये सारी फिगर लैक्स में, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, ये यानी हमें जो भी इन्फिनिट जो भी कैश फ्लो जरूरत थी हमें सारी मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो ये पता चला है, ये जो भी ये कैश फ्लोज आ रही है ये हमें अभी नहीं आ रही है, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आ रही है। हमें वैल्यू पता करनी है एट द एंड ऑफ ईयर 0। तो एट द एंड ऑफ ईयर 0 पे करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर देंगे। तो जो 15% का जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हर ईयर का, उससे इनको कैश फ्लोज को इंटू कर दो। तो हमारा ये आ गया, क्या आ गया, एट द एंड ऑफ ईयर 0 की वैल्यू आ गई निकल करके, एट द एंड ऑफ ईयर 0 की वैल्यू निकल करके आ गई सारे कैश फ्लोज की। तो प्लस कर लो, यानी टोटल फ्यूचर में जितना भी हमारे पास कैश फ्लो होगा बिफोर द मर्जर, यानी मर्जर से पहले अगर मर्जर नहीं होता तो जितना भी कैश फ्लोज होता है ना, उसकी वैल्यू आज की डेट में उसकी वैल्यू 2708.92 लाख होता। लेकिन अगर मर्जर हो जाता उसके बाद की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 साल तक तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये हमें पता है। इसके बाद की कैश फ्लोज निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टर्मिनल वैल्यू। तो देखो हमने मर्जर के बाद की टर्मिनल वैल्यू निकाल ली है। ग्रोथ रेट हमने यहाँ पे 6% के लिए है, और जो डिविडेंड है यानी जो भी अर्निंग्स है फिफ्थ ईयर की वो कितनी हमारी 620 है। वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% हमने रखा, तो हमारा कितना आ गया वैल्यू 7302.22 लाख। इसका भी हमने ईयर 0 पे निकाल लिया वैल्यू, और सबको सारी कैश फ्लोज को प्लस कर दिया, यानी ईयर 0 पे जो वैल्यू आ रही है सारी वैल्यू कैश इनफ्लोज की वो कितनी है 5308.47, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो मर्जर के पहले की वैल्यू और मर्जर के बाद की वैल्यू। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर घर का एक कमाऊ बंदा अगर 5,000 रुपये लाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस बंदे की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये के बराबर होगी। और दूसरा बंदा अगर लाखों में लाता तो उस बंदे की वैल्यू लाखों में होगी, है ना। यानी जो जितना कमा करके लाएगा उस बंदे की वैल्यू उतनी होगी। तो इसी तरीके से ये मान लो कि घर का कोई एक बंदा है, 10 साल बाद वो 5,000 रुपये कमा करके लाएगा, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 10 साल बाद वो 5,000 रुपये कमा करके लाएगा, तो 5,000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वही उस बंदे की आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी, आज की वैल्यू होगी। तो इसी तरीके वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि भाई तुम पहले साल में इतना कमा रहे हो, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे साल में इतना, पाँचवें साल में इतना, इस तरीके से कमा रहे हो। तो आज, लेकिन आज तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम तो कमाओगे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो आज वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि एक्विजिशन से यानी मर्जर करने से या एक्वायर करने से, नो लिमिटेड को एक्वायर करने से जो यस लिमिटेड है उसको कितना, उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो सिंपल यार, मर्जर करने से पहले उसकी इतनी वैल्यू होती है, मर्जर करने के बाद उसकी इतनी वैल्यू है, तो इंक्रीज इन वैल्यू कितनी होगी, माइनस कर दो बिफोर आफ्टर द मर्जर माइनस बिफोर द मर्जर, तो इंक्रीज इन वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी कितनी, 2599.55 लाख, ये वैल्यू में इंक्रीज हो रही है मर्जर होने से। थर्ड देखते हैं, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ यस लिमिटेड। अब यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितना गेन हो रहा है उनकी वैल्यू में। तो देखो प्री मर्जर हमें पता है, प्री मर्जर नंबर ऑफ शेयर जो यस लिमिटेड के थे और जो नॉन लिमिटेड के थे वो बराबर थे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक एक शेयर थे, यानी एक एक शेयर होल्डर था उनका, तो एक एक शेयर थे, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2। अब मर्जर के बाद क्या होता है, मर्जर के बाद जो नो लिमिटेड है उसको एक शेयर के बदले में सिर्फ आधा शेयर मिलेगा। एक्सचेंज रेशियो आपने देखा था 0.5:1 का, तो इसको कितना शेयर मिलेगा, आधा शेयर मिलेगा एक शेयर के बदले में, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर हो कितना जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। और यस लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे, ओरिजिनल शेयर होल्डर थे, उनका मर्ज्ड एंटिटी में शेयर कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1.5 है और इनका शेयर 1 है, यानी इनका शेयर कितना हुआ, 66.67% का हुआ। तो जो मर्ज्ड एंटिटी है उसकी वैल्यू ये है 5308.47, उसमें जो वाई लिमिटेड यस लिमिटेड का जो शेयर होल्डर्स है उनकी वैल्यू कितनी होगी, तो 66.67 से इंटू कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की वैल्यू है आफ्टर द मर्जर, और बिफोर द मर्जर यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या थी, ये हमने निकाली ना यहाँ पे, ये थी। तो इंक्रीज कितना हुआ शेयर होल्डर्स को,
इतना इंक्रीज हुआ। अब देखो इन दोनों में अंतर है सेकंड और थर्ड में। सेकंड में हम पूछ रहे हैं कि जो मर्जर के कारण इंक्रीज कितना हुआ वैल्यू में, मर्जर के कारण कितना इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हम सभी शेयर होल्डर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, नो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्ट में हमसे सिर्फ स्पेसिफिक पूछा गया है यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो मुझे लग रहा है जरूर आ रही होगी, वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक।